हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग के इस फाउंडेशन बैच में हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ रहे थे। इस पर एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग इस पर दूसरा क्लास करने जा रहे हैं। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले देखिए आपको बता दें कल क्या क्या पढ़े हुए थे। देखिए, कल हम लोग सरल रेखाएं गिनती कर लिए थे, घन घना खंड की गिनती हो गया था, वृत्त की गिनती हो, ये पहला क्लास में हम लोग ये तीनों कल कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है। आज हम लोग रंग की गिनती करेंगे, चतुर्भुज एवं बहुभुज की गिनती, विकर्ण की गिनती। आज ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रंगों की गिनती, सबसे पहले काउंटिंग ऑफ कलर्स देखते हैं। देखिए, रंगों की गिनती में सवाल कैसे होते हैं। देखिए, रंगों की गिनती में कुछ भी सवाल नहीं होता, सिंपल सा कोई भी एक आपको आकृति दे देगा, कोई भी आकृति आपको दे देगा, ठीक है। इसे मान लीजिए यही आकृति दे दिया, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आप बता दीजिए इसमें कम से कम इसको रंगने के लिए कितना रंग का आवश्यकता है, ठीक है। इसको रंगने के लिए कम से कम कितना रंग का आवश्यकता है, यदि वे दोनों आपस में ना सटे, ठीक है। ना सटे का मतलब क्या है, जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे आप एक जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कर दिए ये ब्लू रंग से कर दिए, ठीक है। यहाँ से आप कर दिए ब्लू रंग से, तो अब ब्लू जो है यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। पहला बात, ब्लू अब यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। ब्लू अब यहाँ भी नहीं आ सकता है, ठीक है। ब्लू अब यहाँ भी नहीं आ सकता है, ब्लू अब यहाँ भी नहीं आ सकता। अर्थात एक ब्लू अगर दे दिए तो उससे सटा हुआ हमारा दूसरा सतह नहीं होना चाहिए। और इसमें कम से कम कितने रंग की ज़रूरत पड़ेगी ये हमें सवाल में बताना होता है, ठीक है। आप सवाल देखिए, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है यूपीपीएससी प्री 2011 क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति पर विचार कीजिए और उसके पश्चात दिए गए प्रश्नांश का उत्तर दीजिए। ऊपर दी गई आकृति में यदि किन्हीं भी दो निकटवर्ती क्षेत्रों में एक जैसा रंग नहीं भरना हो तो इस आकृति में रंग भरने के लिए कम से कम कितने अलग अलग रंगों की आवश्यकता होगी, ठीक है। कम से कम कितने अलग अलग रंगों की आवश्यकता होगी, हर जगह पे आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ 1 2 3 करके चेक करेंगे, कोई भी रंग हो वहाँ पे। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग पहला रंग भरे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अब इसके बगल वाले में हम लोग दूसरा पहला रंग नहीं भर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं दूसरा रंग भरे। अब आप बोलिएगा कि इसके बाद हमें तीसरा भरना होगा, तीसरा नहीं भरेंगे हम लोग, पहले वहाँ चेक करेंगे क्या पहला भर के फिर से मैनेज किया जा सकता है। तो हम बोलेंगे हाँ, यहाँ पे पहला ही भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तो पहला भर दिए, लेकिन क्या इसके बाद हम लोग यहाँ पहला भर सकते हैं। तो आप बोलिएगा यहाँ पे पहला नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे पहला भरेंगे तो ये पहला वाला से सट जाएगा। क्या यहाँ पे 2 भर सकते हैं, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 2 भी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसके ये वाला में 2 भी और ये वाला में 2 ऑलरेडी है, तो फिर ये इससे सट जाएगा। तो यहाँ पे ना हम लोग 2 भर सकते हैं, ना ही 1 भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को तीसरा रंग लेना होगा, ठीक है। हम लोग को यहाँ क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पे तीसरा रंग लेना होगा, ठीक है। अब इसके बाद बताइए आप फिर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चौथा रंग ले लेंगे? नहीं, चौथा रंग नहीं लेंगे। यहाँ पे फिर चेक करेंगे पहले 1 2 3 से काम चल रहा है क्या। 3 है तो बगल में 3 तो भर नहीं सकते हैं। 2 भर सकते हैं क्या? 2 तो देखिए इस पूरे राउंड में कहीं नहीं भर सकते हैं, 2 इस पूरे राउंड में कहीं नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसके में जो है पूरा में 2 है, क्योंकि इस वाले में पूरे में क्या है, ये पूरा 2 का कलर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कहीं भी, इसलिए हम लोग इस वाले राउंड में कहीं भी हम लोग 2 नहीं भर सकते हैं। ये तो आपको पहले समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नहीं भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 तो भर सकते हैं, आप बोलिए हाँ भर सकते हैं, 1 तो भर ही सकते हैं। 3 और 1 नहीं सटेगा, और 1 बहुत अंदर में है। उसके बाद यहाँ पे क्या हम लोग 2 भर सकते हैं, तो आप बोलिए 2 नहीं भर सकते हैं। लेकिन क्या 3 नहीं भर सकते हैं? बिल्कुल 3 भर सकते हैं। इसके बाद बताइए आप फिर यहाँ पे 1 भर सकते हैं, तो आप बोलिए हाँ 1 भर सकते हैं। फिर 3, तो बिल्कुल 3 भरा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक कोई भी किसी से नहीं सट रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो कोई कलर किसी से नहीं सट रहा है, अर्थात 1 1 से नहीं सट रहा है, 2 2 से नहीं सट रहा है, 3 3 से नहीं सट रहा है। यही हमें करना भी है सवाल में। इसके बाद वाले लाइन में क्या 4 दे दे, तो हम बोलेंगे 4 क्यों देंगे। यहाँ पर हम लोग 3 दे सकते हैं, तो आप बोलिएगा नहीं 3 नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 देंगे तो यहाँ पे ये 3 सट जाएगा। क्या 1 दे सकते हैं, तो आप बोलिएगा 1 भी नहीं दे सकते हैं, 1 से भी सट जाएगा। तो हम कहेंगे क्या 2 दे सकते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ इस पूरे वाले गोल में कहीं पे भी 2 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इस पूरे राउंड में 2 दे सकते हैं। अब यहाँ 2 हो गया तो ये पूरा का पूरा 2 हो गया, ठीक है। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, यहाँ पे 2 हो गया। तो अब इसके नीचे में फिर क्या करेंगे, तो कुछ भी कहानी नहीं करना। 3 1 3 1 का कहानी फिर से जैसे ऊपर में रचे थे यहाँ पे भी कर दीजिए, 3 1 3 1 3 1। तो यहाँ पे कम से कम कितने रंग की आवश्यकता है कि निकटवर्ती क्षेत्रों में एक जैसा रंग ना भरे, तो आप बोलिए यहाँ पे कम से कम 3 रंगों का आवश्यकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही कहानी है, तो सीधा रंग भरते चलते हैं। यहाँ पे 1 भर देते हैं,
कोई दिक्कत। यहाँ पे 2 भर देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे फिर 1 भर सकते हैं क्या, तो आप बोलिएगा नहीं 1 नहीं भर सकते, ना ही 2 भर सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 से ये वाला सतह दोनों सटा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे ना ही 1 भर सकते हैं ना ही 2 भर सकते हैं, तो हम कहेंगे 3 भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जहाँ पे ये 1 है तो इसके ऊपर वाले में क्या हम लोग 1 भर सकते हैं, तो आप बोलिएगा नहीं 1 नहीं भर सकते, तो हम कहेंगे 2 तो भर सकते हैं और यहाँ 3 भर देंगे। और जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 और 3 भर देंगे, और जहाँ पे 3 है वहाँ पे 1 और 2 भर देंगे। इस तरह से कोई भी किसी से नहीं सटेगा। तो यहाँ पर भी हमें 3 रंगों की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही सवाल है, रंग की आवश्यकता सवाल यहाँ से गायब है, ठीक है। बस आपको वही समझना है कि मिनिमम एक जैसे रंग भरने हैं, कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी, जो एक जैसे क्षेत्र आपस में रंग एक जैसा ना भराए, ठीक है, वही सवाल है। तो हम कहेंगे यहाँ पर 1 भर देंगे सबसे पहले, तो आप बोलिएगा बगल वाले में तो हर हाल में 2 भरना होगा। फिर बगल वाले में 1 भर देंगे तो बगल वाले में हर हाल में 2 भरना होगा। फिर बगल वाले में 1 भर देंगे तो बगल वाले में हर हाल में 2 भरना होगा। अब इसके बाहर चलते हैं। अगर इसके 1 वाले के पीछे देखिए तो क्या यहाँ पे हम लोग 2 भर सकते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ आराम से यहाँ पे 2 भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 कहीं से भी 2 से नहीं सट रहा है, ठीक है। अगर इस वाले 2 को देखेंगे तो इसके बगल में 1 भर सकते हैं, ये 1 किसी भी 1 से नहीं सटेगा। फिर इस 1 के पीछे 2 भर सकते हैं, इस 2 के पीछे 1 भर सकते हैं, इस 1 के पीछे 2 भर सकते हैं, इस 2 के पीछे 1 भर सकते हैं। क्या कोई भी 1-1 सट रहा है या 2-2 सट रहा है, तो आप बोलिएगा नहीं सट रहा है, ठीक है। अब आप फिर आगे देखिए, यहाँ पे जो 2 है ये वाला 2, इस 2 के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे 1 भरा जा सकता है, तो आप बोलिएगा आराम से भरा जा सकता है, ये 1 किसी से भी अभी नहीं सट रहा है। इस 1 के पीछे 2 भर दीजिए, इस 2 के पीछे 1 रंग भर दीजिए, इस 1 के पीछे 2 भर दीजिए, इस 2 के पीछे 1 और इस 1 के पीछे 2। तो यहाँ पर कोई भी किसी से नहीं सट रहा है, और यहाँ पर मिनिमम रंगों की जो आवश्यकता है, न्यूनतम रंगों की आवश्यकता वो कितना है, वो है 2। तो सवाल आप समझ गए यहाँ पे कैसे सवाल बनाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है कि कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी, और 1 का मतलब कोई भी एक रंग है, 1 का मतलब कोई भी एक रंग है, 2 का मतलब भी कोई भी एक रंग है लेकिन ये वाले रंग से अलग है, फिर 3 का मतलब भी कोई एक रंग है लेकिन वो 1-2 से अलग है, मतलब बस वही है 1-2-3 लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी सवाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब विकर्ण, चतुर्भुज, बहुभुज की गिनती देखते हैं हम लोग। विकर्ण समझते हैं ना आप लोग, जैसे यहाँ पे विकर्ण क्या होता है, डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, ये दोनों क्या होता है, विकर्ण होता है। तो वर्ग में, आयत में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो वहाँ तक बताना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, 10 भुज वाला सब आने लगता है ना, 15 भुजा वाला संख्या सब है, जब तब आप परेशान हो जाएंगे। क्यों परेशान हो जाएंगे, इसीलिए परेशान हो जाएंगे क्योंकि देखिए जब आप 4 भुजाई होता है ना, तो आसानी क्या होता है, एक कोना ये वाला और एक कोना ये वाला, इसके अलावा कोई कोना है ही नहीं जहाँ से हम इसको ले जा सकें। लेकिन पंचभुज सब में ऐसा नहीं होता है। तो आप बोलेंगे क्यों नहीं होता है, तो हम बोलते हैं दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए से आप डी भी खींच सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आप एक जगह से एक ही चीज़ खींच सकते थे, यहाँ पे आप ए से सिर्फ सी ही तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप ए से डी भी जा सकते हैं, ए से सी भी जा सकते हैं, ई से बी भी जा सकते हैं और ई से सी भी जा सकते हैं, फिर बी से डी भी जा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ डायगोनल की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ डायगोनल की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोना कोनी आप आराम से गिन पाएंगे। तो क्या इसका कोई फॉर्मूला है जिससे आसानी से बनाया जा सकता है इसको, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है वो आपको बता देते हैं। पहले आप ये फिगर भी देख लीजिए। ये पंचभुज का मतलब होता है 5 भुजा वाला, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेंटागन। षटभुज है ये, ठीक है, षटभुज है, इसको बोलते हैं हेक्सागन, ठीक है। और 7 भुजा वाला को बोलते हैं हेप्टागन, हेप्टा, HEPTAGON। 8 भुजा वाले को बोलते हैं ऑक्टागन, ठीक है। 10 भुजा वाले को बोलते हैं डेकागन। बस ऐसे ही नाम के लिए बता दिए, कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये सब हमारे हो गए। अब इसमें हम लोग क्या हमेशा इसको फिगर बना, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे दे दिया कि 10 भुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते, कितने विकर्ण होंगे, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे 10 भुजा पहले बनाइएगा, फिर उसमें विकर्ण गिनिएगा, तो पागलेन हो जाइएगा एग्जाम में। इतना समय रहता है क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सब फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है कि किसी भी फिगर में विकर्ण का संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n-3/2। अब आप कहेंगे ये n क्या है, तो n यहाँ पर है, जहाँ पर n का मतलब क्या है, n बराबर भुजा की संख्या। n का मतलब क्या है यहाँ पे, तो n का मतलब है भुजा की संख्या, ठीक है, भुजा की
संख्या है, n का मतलब। तो आपसे अगर हम पूछे कि ट्रायंगल में कितना होता है, कितना भुजा, ये कितना विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, तो आप बोलेंगे ट्रायंगल में तो कोई डायगोनल ही नहीं होता है, 0 होता है, 0। तो इसको फॉर्मूला पे पुट करके देखते हैं। तो आप बोलिएगा n इंटू n माइनस 3/2 फार्मूला होता है। इसमें अगर हम लोग यहाँ पे कितना भुजा है, 1 2 3, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग 3 रख के इसको पुट करें तो आप यहाँ पे पाएंगे कि 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो 0 से कुछ इस चीज़ को गुना कीजिएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 0। तो इसी तरह से हम लोग अब इसको बारी बारी से सवाल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल आपको कोई है नहीं, सवाल आपको क्या रहेगा, आपको सीधा बताते हैं। चतुर्भुज में कितना हो जाएगा डायगोनल का संख्या, ठीक है। पंचभुज में कितना हो जाएगा 5 भुजा वाले में, और क्या हो जाएगा, षटभुज में कितना हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 10 भुज में कितना हो जाएगा। इसी तरह से आपको कितना भी भुजा वाला फिगर दे दे, आपको बोले उसमें विकर्ण निकालना है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूला पे n इंटू n माइनस 3/2 पे पुट कर देना है। चतुर्भुज में कितना भुजा होता है, तो आप बोलिएगा चतुर्भुज में 4 भुजा होता है। यहाँ पे 4 बैठा करके इसका आंसर निकाल दीजिए, 2 दूनी 4, 4 माइनस 3 1, 2 गुना 1 2। तो आप चतुर्भुज में कितना हो जाएगा, 4 भुजा वाले में, अभी हम लोग आयत में निकाले भी 2 हो जाएगा। पंचभुज में कितना हो जाएगा, तो आप बोलिए 5 बैठा दीजिए, n की जगह पे कितना बैठा देना है, हमें 5 बैठा देना है। अब देखिए यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा, 2 2, यहाँ पे हो जाएगा 5। अभी पंचभुज में निकाले भी थे हम लोग 5 भुजा, ठीक है, तुरंत अभी हम लोग निकाले भी थे, तुरंत अभी हम लोग 5 भुजा निकाले भी थे पंचभुज में। मिटा दिए क्या, हाँ मिटा दिए, चलिए कोई बात नहीं है, फिर से दिखा देंगे, कोई बात नहीं। षटभुज में क्या होगा, तो आप बोलिएगा 6 माइनस 3/2, 2 तिया 6, 3 तिया यहाँ पे 9 हो जाएगा। षटभुज में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह 10 भुज में कितना हो जाएगा, 10 भुज में आप बोलिएगा 10 माइनस 3/2, 2 पंचे 10, अब यहाँ पे 5, और ये गुना कितना हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो 10 भुज में विकर्णों का संख्या, डायगोनल का संख्या कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बस डायगोनल में आपको इतना ही पढ़ना है, ऐसा कोई फिगर नहीं दिया जाएगा आपको जिसका डायगोनल आप निकाल नहीं सकिएगा, ठीक है। सारे फिगर आपको इसी तरह के दिए रहेंगे, आसान से फिगर दिए रहेंगे, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, ठीक है, इसी तरह के सवाल रहेंगे आपको चलिए किसी एक का दिखा भी देते हैं। किसका दिखा दे, षटभुज में कितना है, 9 फिगर है, चलिए षटभुज में आपको 9 गिनती करा के दिखा देते हैं, किसी भी एक में गिनती करा के दिखा देते हैं। पंचभुज में पीछे कराए थे 5, इसमें दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले देखिए ये एक बड़ा वाला, एक ये देखिए ये 2, ये 3, ठीक है, फिर ये 4, ये हो गया। चलिए यहाँ से गिनती कीजिए, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है, ये हो गया 7। इसके बाद कौन हो जाएगा, तो इसके बाद देखिए ये वाला हो जाएगा एक 8, और उसके बाद एक छूट रहा है कहीं पे, कहाँ छूट गया, और ये वाला देखिए एक हो जाएगा 9, ठीक है, टोटल गिनती हो गया 9। तो यहाँ पे 9 निकला भी था। तो फॉर्मूला से बनाइएगा तो आसानी से जल्दी बन जाएगा, नहीं तो फिगर बना करके बहुत समय लगेगा आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग चतुर्भुज और बहुभुज की गिनती। चतुर्भुज और बहुभुज की गिनती, देखिए चतुर्भुज और बहुभुज में आपको बस एक ही चीज़ जानना है कि चतुर्भुज किसको कहता है। चतुर्भुज सीधा सीधा 4 भुजा वाला, कोई भी 4 भुजा कैसे भी अगर आप खींच दीजिएगा तो इसको कहते हैं चतुर्भुज, ठीक है। अब चतुर्भुज में अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। आयत भी क्या होता है, चतुर्भुज होता है। वर्ग भी क्या है, चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज भी क्या है, समांतर चतुर्भुज भी क्या है, ये भी एक चतुर्भुज का प्रकार है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। और भी बहुत सारा होता है, रोम्बस होता है। तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक तो समांतर चतुर्भुज से, समलंब चतुर्भुज से, आयत वर्ग से तो मिलेगा ही, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इस पर पूरा एक क्लास होगा, ठीक है। आज जो हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। पंचभुज का मतलब समझ ही चुके हैं आप लोग। पंचभुज का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 भुजा। अब 5 भुजा आपको जैसे मन है आप वैसे खींच दीजिए। यहाँ पे कितना, 1 2 3 4, अब ये 5, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी पंचभुज का फिगर है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको पंचभुज का फिगर ऐसा दिखाई देगा, ये अच्छा सा एकदम प्यारा सा, ऐसा दिखाई नहीं देगा। पंचभुज कैसा भी, बस 5 भुजा मतलब पंचभुज। सम जब लग जाता है शब्द में, और एक चीज़ याद रखिएगा, सम षटभुज का मतलब क्या होता है, जब भी किसी चीज़ में सम लग जाए, ठीक है, इंग्लिश में इक्वी लगता है,
ठीक है। तो सम का मतलब होता है कि बराबर भुजा वाला षटभुज, सम पंचभुज का मतलब होता है कि बराबर भुजा वाला पांच भुजा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीनों भुजा बराबर, ठीक है। तो सम जब भी लग जाएगा तो उसका मतलब होगा उसमें सब भुजा बराबर होगा, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए निम्न प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है, इस आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज हैं, इस आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज है। तो पहले आपको समांतर चतुर्भुज तो पता ही नहीं, आप बोलेगा कैसे समझेंगे हम। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का परिभाषा देख लीजिए, किसको कहता है समांतर चतुर्भुज, किसको कहता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कुछ भी नहीं होता है। देखिए ये है हमारा एक समांतर चतुर्भुज, जिसमें क्या होता है, आपस की भुजा बराबर होनी चाहिए, अर्थात यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अगर नाम दे देते हैं तो देखिए ए बी बराबर सी डी होना चाहिए, आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ए बी बराबर सी डी और दूसरा ए डी बराबर बी सी। पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, अर्थात ये बराबर ये होना चाहिए, और जिसमें डबल टिक लगा रहे हैं ये बराबर ये होना चाहिए, ये समझ गया। दूसरा साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। समांतर का मतलब ही होता है समानांतर से आया है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समानांतर क्या होता है, पैरेलल होता है, अर्थात कोई भी इस दिशा में जा रहा है तो इसको नीचे वाला लाइन भी इसी दिशा में जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी, सी और डी ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है, ठीक है। ये दोनों कहीं पर भी जाकर के नहीं मिलेगा, ये दोनों कहीं पर भी जाकर के नहीं टकराएगा। चाहे आप आगे अनंत तक चले जाइए, ये सीधा ही जाते चला जाएगा, सीधा। रेलवे के दो पटरी कभी भी मिलते हैं सीधा, अगर समझिए उनको तो कभी भी मिलते हैं, तो वही दो रेखा क्या है, वो समांतर है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए और यहाँ पर पैरेलल हो जाता है ये वाला पैरेलल, पैरेलल का साइन हम लोग ऐसे देते हैं समांतर का, ये वाला पैरेलल इसके हो जाएगा, ठीक है। और इसमें दो ठो दे दीजिए, एक दो, और ये वाला भुजा जो है, ये वाला भुजा इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भुजा इसके पैरेलल हो जाएगा, समझ गया। चलिए सवाल देखते हैं अब। तो निम्न प्रश्न में एक आकृति दी गई है, इस आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो आप नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, लेकिन नाम का कुछ करिएगा क्या, आपको गिनती कराते हैं सीधा। देखिए ये वाला एक हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वाला एक, ये एक लिख करके अब मिटा देंगे, ठीक है। ये एक हो गया, इसको मिटा देते हैं, अब इसको अब गायब कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फिर ये वाला हो जाएगा दो, ये वाला हो जाएगा दो, ठीक है। कोई दिक्कत, तो आप बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी मिटाते हैं अब। उसी तरह से अगर आप इधर से गिनती कीजिएगा तो ये वाला भी आपको दिखाई देगा कि ये भी समांतर चतुर्भुज है, अर्थात पैरेललोग्राम है, इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3, ठीक है, ये हो गया हमारा 3। इसके बाद ये तीनों दिख गया तो आपको उसके बाद दिखाई देगा ये वाला एक सबसे बड़ा वाला, ये दिख रहा है, ये सबसे बड़ा वाला पूरा, ठीक है, ये वाला। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो आंसर मार दीजिए 4, ठीक है। एक बार आपको दिखा देते हैं, अलग अलग कलर से दिखा देते हैं। एक वो हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक साथ ही में ये वाला भी हो गया, 1 2 3 हो गया, और एक ब्लैक से दिखा देते हैं, ब्लैक वाला ये वाला हो गया, ठीक है। टोटल 4 हो गया। एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये ब्लैक वाला, 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इसमें समलम चतुर्भुज पूछ दिया, तो अब पहले आपको समलम चतुर्भुज भी बता देते हैं, नहीं तो फिर आप सवाल बनाइएगा कैसे। देखिए समलम चतुर्भुज बोलते हैं ट्रेपेजियम को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक भुजा होना चाहिए आपका समांतर, ये दोनों क्या होना चाहिए आपका, समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समांतर, अर्थात पैरेलल होना चाहिए। जैसे पैरेललोग्राम में क्या हो रहा था, पैरेललोग्राम में ये इसके समांतर था, ये भी इसके समांतर था, और ये वाला भी इसके समांतर था, ठीक है। दोनों भुजा आप आमने सामने वाले दोनों भुजा एक दूसरे के समानांतर था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या, सिर्फ एक ही भुजा क्या होगा, आमने सामने वाले के समानांतर होगा, सिर्फ एक ही भुजा, दोनों भुजा नहीं, सिर्फ एक भुजा। इसका परिभाषा ये होता है। चलिए अब समान क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी तो हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ा दे रहे हैं। अगर आपके सामने दिख जाए कि ऐसा क्वेश्चन आप पहले बनाए हैं तब तो कोशिश कीजिए, नहीं तो आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन छोड़ दीजिए, नहीं तो आप परेशान हो जाइएगा बनाने में, ठीक है। चलिए इसमें नामकरण करते हैं, क्योंकि बिना नामकरण किए हुए ये सवाल बनेगा नहीं।
ABCD EFGHI, ठीक है, EFGHI। देखिए अब इसको बारी बारी से आपको गिनती कराते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप देखिए ABHI को, ठीक है, ABHI ये एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। ABHI हमसे लाइन कभी भी सीधा नहीं खींचाता है। देखिए ये वाला हो जाएगा। इसके बाद आप खींचेंगे नहीं, आप बस नाम लिख देंगे तो आप समझ तो जाएंगे ही ना, इतना तो बुद्धि है ही आप लोगों को कि ABHI अगर लिखा जा रहा है तो ABHI यहाँ से खुद से देख सकते हैं कि A से स्टार्ट करेंगे B तक जाएंगे, B से स्टार्ट करेंगे फिर H तक जाएंगे, H से स्टार्ट करेंगे I तक जाएंगे और वापस में तो जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे मिला देंगे इसको। तो इस तरह से आप फिगर खुद से देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो पहला हो गया ABHI। क्या AB से और कोई बनेगा तो देखते हैं एक बार। इसको सबसे बेहतर तरीका क्या है बनाने का, आप एक एक करके आगे बढ़िए। ABHI कर लिए, अब ABGI देखिए, ABGI कोई दिक्कत है आपको कि ABGI भी बन जाएगा। ABGI यहाँ पर भी आपका क्या है, सिर्फ एक ही भुजा जो है समानांतर है, ये और ये, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको दिक्कत। चलिए इसको भी मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। तो दो तो AB से हो गया। क्या AB से और कोई भुजा निकल रहा है तो आप बोलिएगा AB से अब कोई भी भुजा नहीं निकल रहा है, इसलिए अब AB को हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। AB से हमारा 2 ठो हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग AC पे, ठीक है। AC पे कितना हो जाएगा तो आप बोलिए AC से हमारा जितना भुजा निकल रहा है सबको गिनती कर लेंगे। यहाँ से AC और उसके बाद जाएंगे F तक और उसके बाद पूरा जाएंगे यहाँ I तक, ठीक है। तो आप बोलिए ACFI एक हो जाएगा पहला वाला। दूसरा फिर AC, इस बार फिर AC और F तक तो जाएंगे ही, लेकिन F यहाँ कहाँ पे रुक जाएंगे, ACF और यहाँ पे G तक रुक जाइए। इस बार ACF G तक, माफ किए G नहीं H हो जाएगा, ACF H हो जाएगा, ताकि क्योंकि वापस भी जाना है, फिर ये भी लाइन का ध्यान रखना है क्योंकि वो वापस फिर टच भी होना चाहिए A से, ऐसा नहीं A से टच ही नहीं होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ACFG को देखेंगे तो G से A टच ही नहीं हो रहा है, G से A कोई लाइन ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। सबको एक बार मिटा देते हैं। तो क्या क्या हुआ था, ACFH लिखे थे, ACFI भी हो जाएगा, ACFI भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ACFH हो जाएगा। अब देखिए C से कितना लाइन निकल रहा है तो आप बोलिएगा एक तो ये वाला निकल रहा था, इसको काउंट कर लिए, ठीक है। ACFH F से कहाँ तक जा रहे थे हम लोग, यहाँ तक जा रहे थे, ये वाला काउंट कर लिए, ये वाला कोई दिक्कत। फिर ACF को लेकर के हम लोग I तक भी लेके गए, इसको भी काउंट कर लिए, ये भी वाला यहाँ तक हो गया। आपको फिर एक और लाइन दिखाई देगा, ये AC और इस बार F पे नहीं जाएंगे, या G दिखाई दे रहा है, ये भी तो लाइन निकल रहा है C से, तो ये भी हमारा यहाँ से बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। ब्लू से दिखा देते हैं। देखिए ये वाला की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रेपेजियम भी तो है, कोई दिक्कत आपको, ये वाला ट्रेपेजियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। ACGI हो जाएगा, ACGI, तो इसको भी लिख लेते हैं ACGI, ठीक है। ACF, देखिए यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया हड़बड़ी में, देखिए ACFH नहीं होगा। आप बोलिएगा ACFH क्यों नहीं होगा। देखिए सबसे पहले तो मिटा देते हैं, नहीं तो इतना घिसमिज में आपको समझ ही नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे गलती से ACFH लिख दी है हड़बड़ी में। देखिए ACFH इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ACFH में क्या दिक्कत हो जाएगा, ये जो ACFH है ना, इसमें दोनों भुजा पैरेलल हो जाएगा। देखिए ये इसके भी पैरेलल हो जाएगा और ये ऊपर वाला इसके पैरेलल हो जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है, हमें सिर्फ वैसा ही लेना है जो सिर्फ एक ही जगह, एक ही हो, एक ही समानांतर हो भुजा आमने सामने का, ठीक है। एक ही युग्म जो होना चाहिए, एक ही जोड़ा आमने सामने का जो होना चाहिए वो समानांतर होना चाहिए। तो ये वाला ACFH यहाँ पे नहीं होगा, तो ACFI ले लिए, ACFI हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ACFI। फिर उसके बाद ACFH नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ACFH नहीं हो सकता है। तो उसके बाद हम लोग लेंगे ACGH, ACGH, ठीक है। ACGH में कोई दिक्कत, AC देखिए A, यहाँ पे देखिए AC, फिर ये G, फिर ये H, और फिर ACG को I तक भी ले जाएंगे तो ये भी एक हो जाएगा। पहले मिटा देते हैं, ठीक है। तो AC फिर G I तक भी, देखिए इसीलिए बोलते हैं इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो छोड़ दीजिए, नहीं तो परेशान हो जाइएगा गिनती करते करते।
तो अभी तक जो टोटल हो गया 3 2 5 हो गया। अब AC के बाद कहाँ जाएंगे, AD पे जाएंगे। चलिए AD पे गिनती करते हैं, A से लेके D तक, ठीक है, A से लेके D तक जाएंगे, D से लेके फिर E तक जाएंगे, फिर E से लेके H तक आएंगे। तो ये हो जाएगा सबसे पहले तो एक ठो AD, ठीक है, और EH हो जाएगा पहला। सबसे पहले ये बड़ा वाला ले रहे हैं। देखिए ये वाला आपको दिखा भी देते हैं। सबसे पहले ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले कौन सा ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, ACEH। यहाँ पे देखिए सिर्फ ये और ये जो है समानांतर है, बाकी दोनों नहीं है। फिर इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं, ACEH हो गया, ADEH हो गया। फिर AD से और कौन सा हो सकता है, तो आप बोलिएगा AD, ठीक है, और उसके बाद D से और कौन रेखा निकल रहा है, तो आप बोलिएगा D से F भी तो निकल रहा है, तो ADF ले लेंगे। F के साथ फिर क्या ले सकते हैं आप, तो F के साथ आप H भी ले सकते हैं। F के साथ क्या ले सकते हैं आप, H भी ले सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। और ADF के साथ आप I भी ले सकते हैं। वहाँ भी ये दोनों पैरेलल नहीं होगा, ना ही ये दोनों पैरेलल होगा, ना ही ये दोनों कभी भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे D के साथ भी हमारा 3 हो जाएगा, D के साथ भी हमारा 3 हो जाएगा। 3 3 6 2 8 अभी तक हो गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, A के साथ D तक बढ़ चुके हैं, तो अब बोलिएगा आप कहाँ बढ़ेंगे, तो अब B और C पे देखेंगे। अब किस पे बढ़ेंगे, B और C को, ठीक है। तो B और C पे देखते हैं, तो BC, अब BC के साथ कहाँ C से लाइन कहाँ निकल रहा है, तो आप देखिए C से लाइन निकल रहा है एक, तो ये F की तरफ, इसको गिनिए BCF, और फिर यहाँ H तक चले जाइए, BCF H तक चले जाइए। इसके बाद क्या और कोई लाइन है जो BCFH के तरफ निकल रहा है, BCFH के तरफ, तो आप बोलिए BC से निकल रहा है एक ये वाला लाइन, लेकिन इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको जैसे ही आप लीजिएगा ना, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएगा और ये भी पैरेलल हो जाएगा, फिर यही वाला कहानी हो जाएगा यहाँ वाला, तो इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो BC से हमारा यहाँ पे एक ही बनेगा, BCFH एक ही बनेगा, ठीक है। तो एक हो जाएगा फिर यहाँ पे BCFH। चलिए और आगे बढ़ते हैं, BC के बाद फिर क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा BC के बाद BD देख लेते हैं, B से फिर BD तक देख लेते हैं। तो BD, अब BD से कौन कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले E वाला ले लीजिए, BCE G हो जाएगा एक, तो फिर BDE H हो जाएगा एक, BDE H हो जाएगा एक, ठीक है। फिर BD, फिर उसके बाद BD और ये F और G भी एक हो जाएगा, BD और एक F और G भी हो जाएगा, ठीक है। आप खुद से देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बाकी देखिए ये BD यहाँ तक रखिए, एक बार इसको क्या किए, पहले यहाँ तक ले गए, ठीक है, और उसके बाद सीधा B तक कहाँ कौन कौन रेखा जा रहा था, तो एक रेखा तो ये वाला चला जाएगा, HG तक वाला, ये वाला ले लिए, ठीक है। तो BDEG लिखे पहला में, दूसरा में फिर BDE को H तक भी आप ले जा सकते हैं, तो यहाँ तक ले गए, फिर तो दूसरा वाला हो गया। फिर B को D तक ले जा करके ये वाला जो रेखा अलग से आ रहा है, फिर इसको यहाँ ले जा करके फिर यहाँ से मैच करवा दिए इसी के साथ, ठीक है। और फिर इसको यहाँ तक नहीं ले जाएंगे, नहीं तो फिर ये इसके बराबर पैरेलल हो जाएगा, तो ये दोनों फिर से पैरेलल हो जाएगा और ये दोनों फिर से पैरेलल हो जाएगा। तो BD वाला भी आप समझ गए होंगे। तो अभी तक अगर आप काउंट करेंगे तो काउंट कर लीजिए कितना हो गया है। चलिए देखिए 3 यहाँ हो गया, 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 3 10 हो गया, 2 12 हो गया, ठीक है, 2 12 हो गया। अब लास्ट बचा है हमारा CD, ठीक है। CD से देख लीजिए कितना बनेगा, CD, उसके बाद फिर EF एक हो जाएगा, फिर CD, ठीक है, CDEF हो जाएगा और CDEG भी एक हो जाएगा। तो 12 2 14 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इतना अगर आपको माथा दर्द करना है एग्जाम में तो ऐसे सवालों को बनाइए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत सलाह रहेगा ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ दीजिए, ठीक है। टॉपर वही होता है जिसको पता हो कि कौन क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना चाहिए, कौन क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम होता है, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आकृति में कितने षटभुज हैं। षटभुज आपको पता ही होगा 6 भुजा वाला होता है, ठीक है। षटभुज आपको नॉर्मली इस तरह का फिगर होता है आपको, ठीक है, ऐसा ही फिगर आपको आमतौर पे षटभुज दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको ये देखिए, एक पहले आपको ब्लू से दिखाते हैं, ये वाला एक हो गया, कोई डाउट तो आप बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको रेड से दिखाते हैं, ये वाला देखिए, फिर तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला फिर 2 हो जाएगा। फिर ब्लैक से दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा,
अब फिर अगर इसको ले लेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल अब 3। कितना हो जाएगा 3। उसी तरह फिर अगर इधर से गिनती करेंगे तो ये वाला भी तो होगा, ये वाला को फिर यहाँ से यहाँ नीचे लेकर जा रहे हैं, इधर से बाहर निकाल देते हैं ये वाला, ये कितना हो जाएगा फिर, तो ये वाला आप बोलेंगे ये वाला हो जाएगा 4। अब फिर एक बार टोटल अगर आप पूरा को ले लेंगे तो ये वाला भी 5 हो जाएगा। एक और कौन कलम से दिखा दे, देखिए इससे दिखा देते हैं, नीला वाला से। देखिए एक ये वाला, ठीक है। अगर आप फिर इसको एक बार यहाँ तक पूरा ले जाएंगे यहाँ तक, तो एक ये भी हो जाएगा। टोटल कितना हो गया आपको काउंट हुआ, एक ये वाला लिए, ठीक है, एक इससे हुआ 2, फिर इसी से एक और ले गए आगे तक, तो ये हो गया फिर एक 3, ठीक है। फिर इससे एक बार हुआ टोटल वाला 4, और इधर से एक लिए थे 5। तो टोटल यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा आसान हो जाता है षटभुज वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर भी थोड़ा सा आसान था। देखिए दी गई आकृति में कितने पंचभुज है। देखिए ये भी सवाल आपका सरदर्द ही है, ठीक है। चलिए इसके आगे पहले बढ़ते हैं, पहले ये वाला सवाल करा देते हैं, ठीक है। आखिरी में सरदर्द वाला सवाल करा देंगे। ये समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे कितने समांतर चतुर्भुज, SSC 10+2 2012 का क्वेश्चन है। तो ये आसान सा है। समांतर चतुर्भुज आपको बता दिए हैं, दोनों आमने सामने की भुजा बराबर भी होनी चाहिए और समांतर भी होनी चाहिए। ये 1 हो गया, ये वाला 2 हो जाएगा, ये ठीक है। इधर से आएंगे तो ये वाला 3 हो जाएगा, फिर ये वाला 4 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 4 हो जाएगा। अब उसके साथ ही साथ अगर आप पूरा देखेंगे, इसके साथ ही साथ आप क्या देखेंगे, देखिए कौन कौन काउंट कर ली, यहाँ पे काउंटिंग ही भूल गए, आपको नाम लिख करके दिखा। देखिए एक हो गया, यहाँ काउंटिंग ही भूल गए थे क्योंकि 2 हो गया यहाँ, ठीक है। 3 हो गया यहाँ, अभी छोटा छोटा ले रहे हैं, ठीक है। 4 हो गया यहाँ, ये 4 तो आपको दिख गया होगा। अब 5वां दिखाते हैं आपको, ये हो जाएगा 5 बड़ा वाला, और एक बार इधर से भी लेंगे तो ये वाला हो जाएगा 6। तो टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे यहाँ पे 6। अब जो सबसे माथा दर्द सवाल है, सबसे माथा दर्द सवाल पंचभुज, ठीक है। इसको गिनती करवाते हैं। एग्ज़ाम में तो छोड़ दीजिएगा, अभी समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तभी बनाइएगा एग्ज़ाम में जब आपका ये बनाया हुआ सवाल हो, ताकि आप ऑप्शन हिट कर सके, ठीक है। चलिए इसको सवाल देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, पंचभुज गिनती करना है। तो पंचभुज गिनती करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करते हैं, देखिए इसको ज़रा सा बड़ा करके दिखाते हैं। ऑप्शन लिख लेते हैं क्या क्या है, 16, 4, 8, 12। चलिए अब आपको गिनती करवाते हैं बड़ा सा फिगर में, ठीक है, नहीं तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे ए, अरे भाई इतना बड़ा मत हो। देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक है, बी, सी, डी, ठीक है। यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी और यहाँ पे एच, ठीक है। बीच में ओ डाल देते हैं, ठीक है। अब आपको गिनती कराते हैं। फिगर आपको मालूम है, पहले तो प्यारा सा फिगर कौन सा होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्यारा सा फिगर ये होता है। ऑप्शन क्या क्या था, 16, 4, 8 और 12। 4, 8, 12, 16 ऑप्शन है, ठीक है। ये प्यारा सा फिगर होता है ये वाला। तो ये वाला फिगर तो आपको आसानी से दिख जाएगा। तो आप बोलेंगे ये वाला फिगर आसानी से कहाँ दिखेगा, तो आपको दिखाते हैं ये वाला फिगर आसानी से कैसे दिखेगा। देखिए ये वाला दिख रहा है आपको, देखिए ये प्यारा सा फिगर अगर आप तिरछा करके देखेंगे तो ये यही वाला फिगर है। देखिए ये वाला फिगर यही तो है, यही ना है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो आपको बस दिखाते हैं ये ऐसा ऐसा कितना हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा ये कितना हो जाएगा, आपको ये दिखाते हैं। देखिए एक तो इधर से आप गिनती करेंगे ए ई एफ, देखिए आपको सिर्फ ये दिखाते हैं। ए ई एफ एक बार लेंगे तो आप पूरा ये पूरा बन जाएगा। फिर इधर से लेंगे एफ बी जी, तो इधर से भी एक हो जाएगा। फिर उसके बाद जी सी एच भी एक हो जाएगा। फिर एच डी ई से भी एक बनेगा। तो इस तरह से हमारा 4 बनेगा। लिख ही दे क्या, चलिए लिख ही देते हैं। काहे फिगर भाई ऐसे नाराज हो तुम। चलिए यहाँ पे मिटा तो नहीं पाएंगे अब, क्योंकि फिगर बड़ा किए हुए हैं तो वो पूरा फिगर को मिटा दे रहा है।
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इधर करके देखते हैं, इधर भी नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए नाम लिख देते हैं एक बार। ऐसा करते हैं, पूरा का पूरा सबका क्या करते हैं, टोटल का टोटल आपके लिए नाम लिख देते हैं। ठीक है, टोटल का टोटल आपके लिए नाम लिख देते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ई से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 4 का नाम लिखते हैं जो प्यारा प्यारा दिख रहा है। ई ए एफ क्या हो जाएगा, जी एच हो जाएगा सबसे पहले। ई ए एफ जी एच ये सबसे पहले हो जाएगा। दूसरा देखिए आप, फिर ई डी एच, नीचे जाएंगे तो आप ई डी एच, और उसके बाद ई डी एच, ई यहाँ डी, फिर एच, उसके बाद क्या होगा, जी और एफ हो जाएगा। तो जी और एफ भी लिख लीजिए आप। फिर जाएंगे आप तो यहाँ एच से स्टार्ट करेंगे आप, तो लिखना होगा आपको एच सी जी। उसके बाद आपको ऊपर देखेंगे तो आप उसको जाना होगा एफ और ई। ठीक है, एक बार ये वाला बेस लिए नीचे में, बेस का मतलब कुछ नहीं है, बस ये आपको समझना है कि ये नीचे वाले का बात कर रहे हैं। तो एक बार इस पे, एक बार इस पे, और एक बार इस पे, चारों पे एक एक करके बनेगा, चारों पे। ठीक है, एक बार उसी तरह फिर जी किस पे बना लिए, फिर एक बार आप इस पे बना लीजिए जी बी एफ पे, जी बी एफ, और साथ में हो जाएगा ई और एच। तो ये 4 बन गया यहाँ से। ठीक है, आपको लग रहा है इतना ही बनेगा, तो अभी आप गलत फहमी में, आपको और गिनाते हैं। ठीक है, अब आप ओ से गिनती कराते हैं आपको। ठीक है, ओ से, तो आप ये वाला देखिए, एफ ओ रेड से दिखाते हैं आपको। ये एफ ओ 1 भुजा, ये 2 भुजा, ये 3 भुजा, फिर ये 4 भुजा, और ये मिला दीजिएगा तो 5 भुजा। ये भी तो 5 भुजा है, ये भी तो 5 भुजा है। तो इसको आपको ओ से भी लिखना होगा। तो आपको ये समझ आ रहा है कि इसी तरह आपका 4-4 बनेगा हर जगह पे। जैसे अभी आप इससे बनाए ना, फिर आप एक बार इधर से इधर जाएंगे तो इससे भी एक बार बनेगा, फिर एक बार नीचे से आएंगे तो उससे भी बनेगा, फिर एक बार। ठीक है, इसी तरह से आपका 4 बार बनेगा ये पूरा। ठीक है, फिर आप एक बार इधर जाएंगे तो इससे बन जाएगा, फिर एक बार आप इधर जाएंगे तो इससे बन जाएगा। तो 4 यहाँ हो गया, 4 फिर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 4 फिर क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद आपको और दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला बेस से देखिए, ई एफ से, ई एफ 1, ये भुजा 2। एक काम करते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं। कौन सा कलर ले ले, ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा भी लेते हैं। देखिए आप ये वाला भुजा देखिए, ये 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ई एफ। ठीक है, फिर आप ये वाला देखिए, ये 2, ये वाला देखिए, ये 2। फिर अगर आप इसको नीचे ले आएंगे पूरा नीचे तक, ठीक है, कितना भुजा हो जाएगा, 3। फिर इसको आप पूरा यहाँ तक ले जाइए, कितना भुजा हो जाएगा, 4। फिर इसको आप यहाँ ले आइए तो कितना भुजा हो जाएगा, 5। तो इसी तरह से हर तरफ बनेगा एक एक ठो। ये तो आपको समझ आ रहा है, ऐसा ऐसा फिर 4 बनेगा, तो 12 हो गया। अब आपको मन में होगा कि आखिर इसके बाद कहाँ से बनेगा। ठीक है, इसके बाद कहाँ से बनेगा, तो इसके बाद जो बनेगा ना आपको दिखाते हैं, एक ठो दिखा देते हैं। फिर कोई एक अलग कलर का पेन से, जैसे पीला से दिखा देते, बस दिख जाए आपको। हाँ, दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, देखिए पीला से आपको दिखाते हैं। अब देखिए एक बार अगर आप इसको देखिए, यहाँ पर ये जो फिगर है एच डी को देख लिए, अगर आप इस पर फिर आप इसको पूरा ऊपर ले जाइए यहाँ तक। ठीक है, फिर आप उसको यहाँ तक ले जाइए, फिर आप उसको यहाँ तक ले जाइए, फिर आप उसको यहाँ तक ले जाइए। गिनती कर लीजिए एक बार कितना भुजा हुआ। ये वाला 1 हुआ, ये पूरा 2 हो जाएगा, ये पूरा 3 हो जाएगा, ये यहाँ तक 4 हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा। इसी तरह फिर इसी तरह में इसमें भी कितना भुजा होगा। एक बार इधर गए आप, एक बार आपको इधर जाके भी फिर एक बार मिलेगा। उसी तरह से ऊपर में भी आपको यहाँ से यहाँ जाके एक मिलेगा, और फिर उसी तरह ऊपर से एक यहाँ से यहाँ जाके भी मिलेगा। तो आपको इस तरह से 4 और मिल जाएगा। तो 4 चौके टोटल कितना हो जाएगा, 4 चौके टोटल 16 हो जाएगा। 4 चौके टोटल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।